23 अक्टूबर का ये लेक्चर है बेटा। अब यहां हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो बच्चे ऑफलाइन लेक्चर अटेंड नहीं करते, ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, वो अभी इस लेक्चर को ना देखें। आफ्टर लेक्चर मैंने जो कल लेक्चर आपको सेंड किया है उसके आगे का लेक्चर का लिंक मैं आपको सेंड करूंगा, उसके बाद आप ये वाला देखें, क्योंकि बीच का एक टॉपिक है जो आपका छूट जाएगा अदरवाइज। या फिर अभी आप ये देख लो, उसको बाद में देख लेना, सीक्वेंस में कर दूंगा, सीक्वेंस में लेक्चर अपलोड वहां पे। ठीक है ना। चलिए बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही है ना, दो एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेफिनेशन हम लिखेंगे बेटा वो क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड form within the molecule, form within the molecule, hydrogen bond formed within the molecule is called as intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये हो गया बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज आप ध्यान रखना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं, जिस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे ये कैसे ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है ये बेंजीन में ऐसे OH लगा हुआ है, एंड इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखें ये एक मॉलिक्यूल है, अब बेटा इस मॉलिक्यूल में ये O है और ये H है, इसका नाम होता है बेटा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। बेटा ये जो बेंजीन में OH जब लग जाता है ना, ऐसा एक बेंजीन में OH जब लग जाएगा ना, इसको हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर बेंजीन में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, सेकेंड नंबर पे ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रो, और 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, हमने पहले भी आपको बताया है। तो जो मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का,
इसमें आपको ये बता रहा हूं, ये जैसे ये बेंजीन है, या OH है, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब बेटा यहां क्या होता है कि देखिए AH और ये B, ये होना चाहिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। देखिए ऑक्सीजन है और इसी कंपाउंड के अंदर एक और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के सामने है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड का हम क्या नाम देंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा आगे आ जाइए और देखिए, जैसे ये बेंजीन है और यहां लगा दिए OH, यहां लगा दिए NO2, बेटा एक मॉलिक्यूल हो गया ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। और उसी कंटेनर में ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल भी आ गया, OHN कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये इधर और ये इधर, ये भी हमारा H बॉन्ड हो गया, ये भी हमारा H बॉन्ड हो गया, ठीक है। बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ये भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हो, है ना, ये जो आप हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हो, इसमें इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में सिंपली वंडरवाल फोर्स लग रहा है बेटा। कौन लग रहा है, वंडरवाल फोर्स। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक साथ अगर कंटेनर में बहुत सारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा और यहाँ बहुत सारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा, तो बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच में अभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, अभी क्या बन रहा है बेटा, अभी यहां बन रहा है क्या, अभी बन रहा है भैया वंडरवाल फोर्स। जैसे मेरी बात को समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बता दूं कि एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्या है, वंडरवाल फोर्स। ओके, वंडरवाल फोर्स। तो वही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है और ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है, और दोनों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक टाइप का वंडरवाल फोर्स लग रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्सेस और फोर्स। तो ये हो गया हमारा वंडरवाल फोर्स। इस बात का आप ध्यान रखो, इस कंडीशन का आप ध्यान रखो, ठीक है। इस हिसाब से इस कंडीशन को, इस बात को आपने ध्यान रखना है और सिचुएशन को डील करना है, ठीक है बच्चों। चलते हैं थोड़ा आगे, बढ़ जाओ आगे, बोलो हाँ कि ना। चलिए अब आगे बेटा एक और दिखाते हैं, इसी में ये मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल
नाइट्रोफिनॉल। बच्चों आज आप लोग मुझे मिस नहीं कर रहे हो ना? कल बताता हूं, रुक जाओ। बोलो मिस कर रहे हैं सर? तो ये देखो, एक हो गया ये मेटा नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आप यहां देखो, ये फिनॉल है और ये 1 2 3 4 5 6 थर्ड वाले पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। तो बेटा ये जो OH है ना और NO2, ये दोनों इतना दूर आ गया कि इनके बीच में H बॉन्डिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब मेटा नाइट्रोफिनॉल में जो NO2 है और OH एकदम दूर दूर चला गया, इसलिए मेटा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मेटा नाइट्रोफिनॉल में बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ऑब्जर्व। पैरा नाइट्रोफिनॉल पे आ जाइए, ये हमारा बेंजीन है, OH है और ये NO2 है। तो बेटा इसी को बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा में जो OH और NO2 है ना बेटा, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो बहुत ज्यादा अपोजिट होने की वजह से बेटा यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एकदम के अपोजिट है। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि भैया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में अगर आप देखें, ठीक है, तो बेटा मेटा और पैरा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसा पॉसिबल होगा? इंटर। कैसे? ये देखिए, जैसे मान लो ये एक आ गया ऐसा OH एंड डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर कैसा आ गया? तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये दूसरा भी हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। और इन दोनों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बीच में यहां क्या लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना? सेम ऐसी बेटा याद रखिएगा, सॉरी ये ऑर्थो नहीं है, ये पैरा है। ठीक है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में क्या ऑब्जर्व हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? इंटरमोलिकुलर, है ना? तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बार बार आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया है जहां OH उसके बाजू में NO2, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कौन सा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर आप मेटा या आप पैरा वाला लोगे, ये मेटा है और ये पैरा, तो मेटा या पैरा में से कोई भी आप अगर लेंगे तो मेटा और पैरा में से ये दोनों के दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया कि मेटा का मेटा के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा
और यहां बेटा भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पर यहां पे दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वंडरवाल फोर्स ऑब्जर्व होता है, और यहां पे बेटा वंडरवाल नहीं, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, समझ रहे हो क्या? तो यहां पे बेटा याद रखो कि ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, but para and metanitrophenol form intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो पैरा और मेटा है ना बेटा, पैरा हो या मेटा हो, ये दोनों का दोनों क्या करता है, ये दोनों का दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कि अगर मान लो ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, तो दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में हमने आपको बता दिया ना, वंडरवाल फोर्स होता है। दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में कौन सा फोर्स है? तो वंडरवाल फोर्स है। दूसरा मेटा एंड पैरा, नाइट्रोफिनॉल, मेटा एंड पैरा, नाइट्रोफिनॉल के बीच में स्पेशल टाइप का बॉन्ड लगता है। इस बॉन्ड को बेटा हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड इज ग्रेटर देन वंडरवाल फोर्स। तो जो वंडरवाल फोर्स है ना यहाँ पे, इस वंडरवाल फोर्स से एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया वंडरवाल फोर्स से, कंडीशन यही है, इधर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इधर भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इन दोनों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना बच्चा, ये हो गया हमारा वंडरवाल फोर्स, और यहां जो लग रहा है ना, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन इनसाइड मॉलिक्यूल है। ओके, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड इनसाइड मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है,
ये देखो, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और इनके बीच में वंडरवाल फोर्स लग रहा है, और यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, वहां का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो वही चीज बेटा अगर पूछा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज हायर देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज हो गया हमारा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर वाले का, कंपेरेबल टू क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बेटा जहां इंट्रामॉलिक्यूलर होगा ना, वहां बिटवीन टू मॉलिक्यूल वंडरवाल फोर्स लगता है, और बॉइलिंग पॉइंट में हम करते क्या है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। यहां भी वही चीज है, यहां भी मॉलिक्यूल को सेपरेट, पर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ वंडरवाल है, तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया, इसीलिए। तो अगर बात यहाँ किया जाए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो से ज्यादा होगा मेटा और पैरा का, कौन सा, नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो से ज्यादा है मेटा और पैरा का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इस बात का आप ध्यान रखें, इस कंडीशन का आप ध्यान रखें, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है बेटा कि सर इंटर और इंट्रा में कौन ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आप याद रखना कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेबल टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड is higher than intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज भी हो गया। अच्छा, उसके बाद एक बेटा और बात होता है, वोलाटाइल, विच इज मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा लिक्विड जो इजिली इवापोरेट हो जाए, जो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, उसको वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। जैसे बेटा आप पेट्रोल वगैरह देखो ना, पेट्रोल डीजल, वो भी तो लिक्विड है, पर उसको अगर आप ओपन कंटेनर वगैरह में रख दोगे ना, तो वो लिक्विड से गैस बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना। तो मतलब वो ज्यादा वोलाटाइल है। मतलब बेटा जहां पे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स वीक रहेगा, उसका वोलाटाइलिटी ज्यादा होता है, और जहां पे फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, वहां का वोलाटाइलिटी कम होता है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें वोलाटाइलिटी का, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में वंडरवाल फोर्स लग रहा है, तो हम ये बोलेंगे बेटा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is more volatile than meta and para नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर व्हाट, वोलाटाइल देन मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या रीजन है, क्योंकि ऑर्थो और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में वंडरवाल फोर्स लगता है, बाकी मेटा और पैरा में बेटा
हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, तो जहां का मजबूत फोर्स होगा उसका वोलाटिलिटी कम होगा, और जहां पे मजबूत नहीं होगा वहां का वोलाटिलिटी क्या होगा बेटा, लो होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब वैसे एक और एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो इस तरीके से, अगर ऐसा है बेटा सी, सिद्धि, एक्सप्लेन वोलाटिलिटी अगेन। देखो बेटा ये कंटेनर है और इसमें प्रेजेंट ये मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे फोर्स वीक रहेगा ना, यहाँ के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, जितना वीक फोर्स रहेगा ना उतना स्पीड से बाहर जाएगा, तो बाहर जाने का जो टेंडेंसी, इसी को बोलते हैं वोलाटिलिटी। तो कौन ज्यादा वोलाटाइल होगा, जहां पे फोर्स वीक होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वंडरवाल फोर्स वर्क, बट इन केस ऑफ पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल hydrogen bond work. So orthonitrophenol have more volatility comparable to para and meta nitrophenol बेटा। ठीक है, अभी समझ ला का बेटा, अभी समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और इसकी कहानी आप देखिए, एक और एग्जांपल है, ये हमारा एक कंपाउंड है बेंजीन है, एच और ये डबल बॉन्ड हो है बेटा, इधर ये ओ एच है, तो ये जो देख रहे हो ना इसका नाम है ऑर्थो तन्वी। तो यहां देखिए ये जो आप देख रहे हो ये बेंजीन है, इसमें OH लगा, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम है बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, तो यहां देखो ए एच और बी है ना, इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ए और एच और बी के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कैसा हो गया बेटा, इंट्रामोलिकुलर। सेम वैसे ही अगर मान लीजिए आपने यहां है सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगर आपने ओ एच यहां लगा दिया, या फिर ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच, आपने ओ एच यहां लगा दिया, तो ये वाला कहलाता है बेटा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बेटा यहां भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा और यहां भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा प्रीवियस केस था बस वैसे ही, कि अगर हम बात करें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में, यहां जो फोर्स इनके बीच में लगेगा ये वंडरवाल फोर्स होता है। पता नहीं मुझे यार ये क्या, तो वंडरवाल फोर्स लग रहा है। बाकी अगर बेटा आप ये लेते हो मेटा या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
ठीक है, मेटा और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इधर भी मेटा और पैरा बेंजल्डिहाइड। तो देखिए इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, ये वंडरवाल फोर्स नहीं हुआ बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, है ना, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे स्ट्रांग होगा। तो मान लो इसको हमने बोला नंबर 1, इसको बोला नंबर 2, पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो 2 का 1 से। क्यों सर? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसी तरीके से अगर पूछा वोलाटाइलिटी, वोलाटाइलिटी ज्यादा किसका होगा, 1 का 2 से। ऊपर वाला ज्यादा वोलाटाइल होगा, नीचे वाला कम, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स क्या है, वीक है बेटा। ठीक है ना, ये चीज हो गया हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट आपको और दिखा रहा हूं एग्जांपल, देखिए और भी एग्जांपल आप देखो। अब एक आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा why chloral hydrated molecule, why chloral hydrated molecule is stable, is a stable molecule। ये चीज हो गया हमारा, बोल रहा है कि वाई क्लोरल हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल इज स्टेबल मॉलिक्यूल। मतलब जो क्लोरल हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है बेटा वो स्टेबल क्यों है। अब सबसे पहले सर क्लोरल हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, तो ये देखिए एक कार्बन पे यहां Cl, बाजू वाले कार्बन पे 2 OH ग्रुप और ये H, इसी को क्लोरल हाइड्रेटेड कहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं मेरे बच्चों, कि एक बात ऐसा एज्यूम किया गया है केमिस्ट्री में कि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगा रहे हैं ना, इधर एक कार्बन पे इधर OH एक लगा हुआ है और इधर भी OH एक लगा हुआ है, मतलब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए ये हो गया हमारा हाईली अनस्टेबल, ऐसा केमिस्ट्री में माना जाता है। और बाद में यहां से एक OH ग्रुप बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शनल है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप रहने के बावजूद भी ये स्टेबल होता है और एग्जिस्ट भी करता है। इसलिए बेटा पूछ रहा है रीजन क्या, तो रीजन बताता हूं कि जब आप क्लोरल हाइड्रेटेड में जाओगे, ये ऐसा हो गया, ऐसा COH और H, इधर से आ गया बेटा हे गड़बड़ हो गया। ऐसे और ये ऐसे, और बेटा ये क्लोरीन जो है ना इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये मॉलिक्यूल जो है बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, due to intramolecular hydrogen bond, this molecule is stable। ये बात आप ध्यान रखो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ना बेटा ये स्टेबल होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपसे अगर पूछे तो आप बता देना
कि क्लोरल हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल is stable due to इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से जो ये मॉलिक्यूल है ये बेटा स्टेबल होता है, ठीक है ना। ऐसे मजाक नहीं चल रहा है कि स्टेबल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाए, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? सारे बच्चे जरा मुझे बता दें, अगर पूरी बात क्लियर है तो जरा फटाफट फटाफट रिप्लाई करिए। बेटा जब नेक्स्ट ऑफलाइन लेक्चर में आओगे ना तो घर से नया कॉपी लेके आना ऑफलाइन लेक्चर के लिए, ठीक है ना। नया चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ आइस। बेटा जब वाटर को बहुत कम टेम्परेचर पे लेके चले जाओगे ना तो लिक्विड से सॉलिड बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर आइस। टेम्परेचर क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, या इसके नीचे कहीं भी जाओगे तो आइस बन जाएगा। अब यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो देखिए जरा कैसे, ऐसे ऐसे O H H, ठीक है। जरा ध्यान से देखो ओ बच्चों, जरा ध्यान से देखो। सीधी देखिए कैसे बनाते, देखिए देखिए ये वाला जो है इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसके साथ, फिर से बनाना पड़ेगा बच्चों, मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो कैसे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप वाटर को आइस के फॉर्म में लेके जाओगे तो ये कैसा दिखेगा, ये चीज आप देखिए। कंसेप्ट ये बेटा, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसी तरीके से बेटा आगे भी।
देख रहे हो आप? अब देख रहे हो बेटा ये चीज? तो ये आप देख रहे हो बेटा, ये वाला क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, इसी तरीके से सीट के जैसा स्ट्रक्चर बनता है। किसका? वाटर जब आइस के फॉर्म में जाता है, और वाटर जब आइस के फॉर्म में जा रहा है ना, तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा? ये वाला हो गया आपका इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बेटा गैप जनरेट होता है। ये क्या जनरेट हो गया? गैप। इसको हम बोलते हैं बेटा ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। मतलब देखो बेटा, वाटर ये ऐसे सराउंड हो गया इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड पर, ये बीच में तो खाली जगह रह गया ना, ये खाली, ये खाली। और एक वाटर मॉलिक्यूल बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड। देखो 1 2 3 और 4। तो जब आप वाटर को आइस के फॉर्म में लेके जाओगे और आप वहां देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बना हुआ है, एग्जैक्ट आपको ऐसा दिखेगा जो हमने दिखाया। इसके बाद अगर आप यहाँ चेक करोगे कि भैया यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है इसमें कैसा गैप है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, इसमें ये जो गैप रह रहा है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? केज लाइक स्ट्रक्चर, गुफा के जैसा। और ये कैसा है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बेटा आपने पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो यहां देखिए, ये वाटर है बेटा जो कि आइस के फॉर्म में है। अब मान लो आपको डेंसिटी निकालना आइस का और डेंसिटी निकालना है वाटर लिक्विड का। ये भी W ग्राम है और ये भी W ग्राम, दोनों का सेम है। पूछा इन दोनों में किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जितना मास यहाँ पे उतना ही मास यहाँ पे बेटा, लेकिन वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट होगा। आइस में ये बहुत सारे गैप जनरेट होने के वजह से ज्यादा वॉल्यूम आएगा कंपेरेबल टू वाटर लिक्विड। और अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना बेटा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कारण है आइस का डेंसिटी कम होता है कंपेरेबल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि अगर सेम अमाउंट है दोनों का तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम रहेंगे। पर यहाँ पे आइस में वाटर पूरा तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है और उनमें गैप बहुत सारे हैं, और उसी गैप के वजह से आइस का जो वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा वो ज्यादा होगा कंपेरेबल टू सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड। अब अगर यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो गया बेटा? कम हो गया। यहाँ का डेंसिटी कम, तो यहाँ का डेंसिटी क्या हो गया? ज्यादा। आप ये देख रहे हो ना यार, ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना भैया, तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। तो वही चीज हम यहां लिखेंगे कि ड्यू टू ओपन केज लाइक structure volume of water solid, that is ice, become more
than water, hence density of ice is less than density of water liquid. ये हो गया। जो आइस है ना बेटा, इसका डेंसिटी कम है कंपेरेबल टू वाटर लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, और इसका रीजन एक ही है, ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये चीज यानी क्या, देखो, ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ वाटर that is ice become more than water, hence density of ice is less than density of beta water, ठीक है। अब एक चीज आपको बता दे, एक टर्म होता है बेटा चिलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ चिलेशन? अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा हो और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड मान लीजिए रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी इफेक्ट को, उसी प्रोसेस को हम चिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप चीज देख रहे हो, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये गैप है, ये जो देख रहे हो ये भी गैप है, ये जो देख रहे हो ये भी गैप है। ये जो गैप डेवलप हो रहा है ना, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? चिलेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू open cage like a structure, due to open cage like a structure, it can form calithrates, अभी कैलेथ्रेट्स क्या होता है बेटा? कैलेथ्रेट ये होता है बेटा कि देखो, जैसा यहाँ गैप है ना, जैसा यहाँ वैकेंसी है ना, इसी साइज के हिसाब से अगर आप कोई बाहर से एटम लाके यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ वो ट्रैप हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो उससे ट्रैप करने के बाद या फिट करने के बाद जो ये कंपाउंड बनेगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैलेथ्रेट्स बोलते हैं, और कैलेथ्रेट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज का आप जरा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं जरा। इसी वजह से लिखा हुआ है कि ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर इट कैन फॉर्म कैलेथ्रेट्स। अब बेटा ऑब्जर्व ये है कि जब आप यहाँ हीलियम को डालोगे ना, मान लीजिए यहाँ हीलियम को आपने डाल दिया, ये जो हीलियम है ना बेटा, उसका साइज यहाँ पे जो गैप डेवलप है उससे छोटा होता है। अब अगर साइज छोटा है, जैसे ही एटम को आप रखोगे गैप में, एक साइड से रखोगे दूसरे साइड से बाहर चला जाएगा। यहां भी अगर आपने एटम को एक साइड से रखा तो दूसरे साइड से बाहर चला जाएगा। यहां भी एटम को अगर आपने रखा तो दूसरे साइड से बाहर चला जाएगा। यहां भी एटम को अगर आपने रखा तो जैसे एटम को आप रख रहे हो तो रहेगा, बाकी दूसरे साइड से एटम जो है वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये बात है, हमारा ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। तो बेटा हीलियम यहां पे कैलेथ्रेट नहीं बना सकता, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, हीलियम कैन नॉट बी ट्रैप्ड, ड्यू टू स्मॉल साइज,
छोटा साइज होने की वजह से हीलियम ट्रैप नहीं होता। एक साइड से आप रखोगे, दूसरे साइड से बेटा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व हुआ है बेटा कि ये वाटर का आइस है, मतलब लिक्विड नहीं है, सॉलिड है। और इसमें जो गैप डेवलप हुआ है, उसमें जब आप नियॉन को डालोगे ना, तो नियॉन एग्जैक्ट जाके वहां फिट हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, यहाँ जो गैप आपको दिख रहा है ना, इस गैप में हम एग्जैक्ट नियॉन ला के रख दिए, तो जिस साइज का ये गैप है ना, उसी साइज का नियॉन भी है। इसलिए जैसे हमने यहाँ नियॉन को रखा, वो यहाँ पे ट्रैप हो गया, बाहर नहीं जा पा रहा। और जब कोई फॉरेनर एटम आके यहाँ ट्रैप हो जाएगा ना इन गैप में, उसी कंपाउंड को हम कैलेथरेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब नियॉन वाटर में जाके ट्रैप हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैलेथरेट्स। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि नियॉन फॉर्म कैलेथरेट्स। क्या रीजन है इसका? तो रीजन है बेटा, रीजन इसका ये है कि नियॉन गेट फिट, नियॉन गेट फिट, नियॉन गेट फिट देयर, है ना। एंड हेंस and hence it set there। ये चीज हो गया, नियॉन जैसे यहाँ फिट हो रहा है ना, वैसे सेट भी हो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो? ये चीज हो गई। अब बेटा एक चीज तो बता दिए कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ क्या? वाटर लिक्विड, ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, उसके वजह से, ठीक है। अब आगे आप देखो, मैं बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनिए कि ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर इसका डेंसिटी कम है आइस का। अब एक बात सुन लो बेटा, जैसे ये वाटर है, सॉलिड मतलब क्या? आइस। अगर आप इसको हीट करोगे, मान लो आप टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो, H2O सॉलिड से ये कहां चला जाएगा? H2O लिक्विड पे जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, ठीक है, तो देखिए, मैं हूं अभी हूं, कुछ बोल रहे क्या? करिए करिए ना उधर अंदर, ऐसे साइड कर, मैं यहाँ छोड़ दी, ठीक है। अब ये जैसे ये आइस है और ये वाटर है बेटा, जैसे जैसे आप हीट करोगे ना, आपको भी पता है कि जैसे आप बर्फ को धूप में रख दोगे ना, वो धीरे धीरे पिघलने के बाद लिक्विड वाटर बन जाता है, ठीक है। वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, ये वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड बनना चालू कर देगा, ठीक है। अब देखिए, कंसेप्ट ये होता है कि बेटा जब आप हीट करोगे ना, तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेक होगा। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ का जो गैप है ना, वो कम होते जाएगा। और जब गैप कम होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा। और जब वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी बेटा बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे कंसेप्ट याद रखिएगा कि आइस का सॉलिड जब आप लोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसमें डेंसिटी जो है, डेंसिटी बेटा इंक्रीजेस, ठीक है। और बेटा ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि डेंसिटी जब आप वाटर का चेक करोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे,
एकदम मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। और ये होता है 1 ग्राम पर ml। ये हो गया डेंसिटी किसका, वाटर का। और इसको ये भी बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 1 ग्राम पर ml। ऐसा क्यों सर, अगर हम और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डेंसिटी क्यों नहीं बढ़ रहा? तो होता ये बेटा कि जब आइस को आप हीट करते हो ना तो ये लिक्विड बन जाता है, लेकिन फर्दर इसके बाद भी अगर आप इसको हीट करते हो ना ये गैस बनता है। तो जब आइस से लिक्विड बनता है ना तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन जब लिक्विड से गैस बनता है ना तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वापस डेंसिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस या फिर ऐसा बोल सकते हो कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस देन डेंसिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर आल्सो डेंसिटी डिक्रीजेस। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सारी चीजों को बेटा याद रखना पड़ता है। नहीं याद रखोगे फिर कोई फायदा ही नहीं होगा इतना ज्यादा पढ़ने का। याद रखेंगे तो फायदा थोड़ा सा होगा, ठीक है। चले यहां तक बता दिया। ये जो पढ़ा है आपको आइस के बारे में, कोई डाउट आपके मन में अगर डेवलप हो रहा है तो मुझसे पूछो जल्दी फटाफट। और अगर सारा पॉइंट क्लियर है देन कितना % क्लियर ये मुझे बताइए। सारे बच्चे जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। ऑल पॉइंट क्लियर और एनी टाइप ऑफ डाउट। अगर कोई डाउट है तो बेटा तो पूछो। सर अभी वाला पॉइंट रिपीट करिए। देखिए देखिए बेटा होता क्या है ना, अगर हम वाटर लिए और ये आइस है और जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर जो बेटा लिक्विड बनेगा और आइस में गैप होता है, गैप। जैसे ऐसा ऐसा गैप था ना तो जैसे हीट करेंगे तो ये सब बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये गैप खत्म होगा तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा और इसकी वजह से डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आइस में गैप है तो हीट करने से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, गैप ब्रेक हो रहा है और वाटर लिक्विड बन रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है। तो बेटा पहले तो डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को ग्रेटर देन 4 डिग्री कर दोगे ना, होता यह है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना लिक्विड फेज में, अब उनके बीच में गैप आने लगेगा। तो गैप आएगा तो उनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वापस डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ कंसेप्ट होगा कि अगर डेंसिटी 4 डिग्री पर है ना तो ये मैक्सिमम होता है 1 ग्राम पर ml। और वाटर का डेंसिटी हमेशा याद रखिएगा 1 ग्राम पर ml 4 डिग्री पे। और अगर लेस देन 4 डिग्री हो गया तो डेंसिटी क्या हो गया बेटा, डिक्रीजेज। अगर ग्रेटर देन 4 डिग्री हो गया डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेज। टेम्परेचर मतलब अगर आप बढ़ा रहे हो तब भी डेंसिटी कम हो जाएगा अगर 4 डिग्री बढ़ा दोगे, ज्यादा कर दोगे तो। और अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तब भी कम हो जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन से आपका कम हो रहा है क्या बेटा, डेंसिटी। एक एग्जांपल यहां और देखिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये है कि OHH ऐसे ऐसे लोन पेयर। अब इधर से आप ले आओ किसको,
OHH को यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और इधर भी। और जब इनको ऐसे से मैच करा दोगे ना बेटा, टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, ये कैसा है बेटा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वाटर का, सॉलिड स्टेट में जाने के बाद। अगर सॉलिड स्टेट में चला गया, ठीक है, सॉलिड स्टेट में चला गया तो समझ लो कि ये जो है हमारा, ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में। समझ गए? तो क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये टेट्राहेड्रल होता है ना, तो हमने इसको टेट्राहेड्रली दिखा दिया। ठीक है, हाँ बच्चों, तो ये जो है हमारा क्या हो गया? ये हो गया बेटा हमारा, बस कुछ नहीं, वहां वाटर जैसे दिखा रहे थे ना, वही चारों तरफ से वाटर ही हो गया बस। अब बेटा ये एक एग्जांपल है, इसको एग्जांपल है, नोट कर लेना। ये एग्जांपल जो है नोट कर लीजिएगा, इसको स्टार मार लीजिएगा। ये जेई में, नीट में, हर एक फॉर्मेट में आया बेटा। और इसमें देखो, हम अपने टाइम पे लेक्चर छोड़ देंगे, जिसको जाना है वो जाएगा, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो रुकेगा उसको समझ में आएगा। अब ये देखिए एग्जांपल है बेटा, ये पूछते हैं बेटा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन CuSO4 .5H2, CuSO4.5H2, इसको बेटा हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। या फिर अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में और ज्यादा, अभी नाम वाम छोड़ दो, सिर्फ ये देखो कि CuSO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और बेटा क्वेश्चन ये पूछा था जेई वालों ने कि बताओ बच्चों यहां कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना, नंबर वाइज, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो देखो बेटा, इसमें स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहां Cu जाओगे ना, कॉपर +2 पे होता है, इधर वाटर जो अपना लोन पर इसको डोनेट करके इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इधर वाटर इसको अपना लोन पर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बनाता है, इधर भी वाटर लोन पर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बनाता है, और इधर भी वाटर लोन पर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो CuSO4.5H2,
इसमें कॉपर भी है, सल्फेट भी है, और बेटा वाटर कितना है, 5 है, 5। 1 2 3 4, ये 4 तो यूज हो गया। अब बाकी एक बेटा बीच में जाएगा कैसे, वो देखो। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ठीक है। और इधर से ओ हो गया, इधर एच, इधर ये एच, दोनों तरफ से, ठीक है। अब यहां आप देख लो, इस H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इस H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इस H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया बेटा, इस H और O के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर वाइज यहां 1 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है। इसका स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा बेटा, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बाद में इसको ये करेंगे। हम पहले इसे हटा देते हैं, है ना। ये देखो, तो यहां पे क्या हो गया, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये देखो कॉपर +2 है ना, कॉपर +2, इधर जो वाटर है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इधर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इधर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इधर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है आपका, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर, और बेटा इस पे एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव। तो होता ये है कि अगर आपने ये एक पार्ट कर दिया, ये दूसरा पार्ट, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही, साथ ही साथ बेटा ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इधर, इधर ये अट्रैक्शन फोर्स है, इधर भी अट्रैक्शन फोर्स है, तो दोनों साइड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन, ठीक है। और कुछ नहीं बेटा, एकदम सिंपल है, सिंपल तरीका। तो ये निगेटिव चार्ज का यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, बाकी यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2, ये 3 और ये 4, तो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ लगा हुआ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो ये बात भी बेटा हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? ये CuSO4.5H2O का क्या आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? जरा फटाफट बोलिए जरा। सारे बच्चे जरा बोलो बेटा, सारे बच्चे जरा बोलो। क्लियर? तो ये बात जो है इसको समझ लो, सीख लो, अप्लाई कर लो, और जो भी कंसेप्ट इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा, मतलब ऐसे ही और भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल, ठीक है। पर आपको कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की लेक्चर को बेटा हम यहीं पे ओवर करने जा रहे हैं। क्या आज तक जो पढ़ा है सभी को समझ में आ गया, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत का? सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, आज जो भी आपने पढ़ा है सभी को बेटा समझ में आ गया है ना? यस और नो? यस, ठीक है। तो बेटा कल आपका किसी सब्जेक्ट का लेक्चर है क्या? कल कौन सा डे है? संडे है ना? कल हमारा एक फिजिक्स का कितने बजे से, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है?
कितने बजे है टाइम बेटा? ओके, तो मैं मेरा टाइमिंग डाल रहा हूं अभी, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर का। टाइमिंग कितने बजे रखूं, बोलो जल्दी। 9 to 11 नहीं बेटा, शाम में नहीं बेटा, मॉर्निंग में लेते हैं ना, 8 से 10 लेते हैं ना, 8 से 10। 8 से 10 में कोई दिक्कत है क्या? 8 से 9:30, 1.5 घंटे का बेटा। फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, है ना, तो फिर मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे, मजा आएगा बिल्कुल एकदम। वैसे बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, वैसे ये चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमको कराने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। व्हाट इज टेस्ट पोर्शन बेटा? अभी केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ा हो गया था, केमिकल बॉन्डिंग तो आएगा ही, साथ ही साथ इस वीक में जो पढ़ाऊंगा वो भी आएगा, ठीक है। चलिए, देखो ग्रुप में मैसेज आ गया क्या बच्चों? ग्रुप में मैसेज आ गया क्या? तो बिल्कुल रेडी रहना मॉर्निंग लेक्चर के लिए।